चलिए तो अब अपन समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, पहली चीज आप समझिए जरूरी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे डिफिकल्ट रूल है पूरी फिजिक्स में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप इस रूल को समझ लेते हैं तो आप पूरी फिजिक्स समझ सकते हैं। ठीक भाई, दैट रूल इज द बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ द फिजिक्स। इसको आपको समझना जरूरी, याद करना। याद तो सबको है, एवरी एक्शन है इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये तो स्टेटमेंट तो हो गया। अब इसमें आपको समझने के पहले थोड़ी सी चीज़ें आप देखें फिर समझें, ठीक है भाई। जैसे ये अर्थ का सरफेस, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसका मास है, इस पर एक फोर्स लग रहा है mg और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ये ऑब्जेक्ट जो है भाई रेस्ट में, तो ये n mg के इक्वल होगा। तो ये n और mg में से कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है, आपको विचार करें दिमाग में और अपने आप को आंसर दें कि भाई n एक्शन है कि mg एक्शन है। ये आप अपने माइंड में आंसर दे दें, ठीक है भाई। आप खुद को आंसर दे दें अपने आप में। आपने आंसर दे दिया होगा भाई, इतना टाइम हो गया। ये रूल्स पहले से पढ़ा है, पहले से बनता है। जो 11th क्लास का बच्चा है उसमें 9th में पढ़ा होगा, जो ड्रॉपर्स है उसने 11th में और इतने बार पढ़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, चलिए तो क्लियर आपने कर लिया। अब देखिए, तो यहाँ पे एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर ही नहीं है। देखिए भाई, एकदम नई बात बताई जा रही है अगर आपको ये नहीं पता कि एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर ही नहीं है। ठीक, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब आप समझें, सबसे पहली चीज आपको समझना है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि एक्शन रिएक्शन सेम नेचर के होते हैं। सेम नेचर का मतलब समझें। सेम नेचर का मतलब ये है कि अगर एक्शन ग्रेविटेशन है mg, तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। अगर एक्शन नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है, तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन ही होगी और इक्वल होगी। जैसे ये भी इक्वल हुआ, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखें, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन एक साथ आते हैं, सेम टाइम एक साथ आते हैं। तो आप किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन। ये कोई नहीं कि आपने कहा ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, ऐसा नहीं होगा। ऐसा एक बढ़िया एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं भाई, कि जैसे दो जो है फ्रेंड हैं, ठीक है भाई, ये दो लोग, दो फ्रेंड हैं, इनकी आपस में किसी बात पर लड़ाई हो जाती बीच में। तो मान लो ए जो है बी को हिट कर देता, एक झापड़ मार देता ए, ठीक है भाई, और बदले में बी ए को मार देता। तो इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन है, ए का बी को हिट करना कि बी का ए को हिट करना? तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं ए ने बी को पहले मारा तो ए ने एक्शन लिया, बी ने जो मारा वो रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये सब आपका सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मान लो ए ने बी को हिट किया और बी ए को नहीं मारे, तो एक्शन अकेला हुआ, फिर रिएक्शन नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूटन के रूल में तो स्पष्ट है। तो अब आप ध्यान दें कि जब ए हिट कर रहा होगा बी को, ए, ठीक है, जब ये हिट कर रहा होगा तभी दोनों आ जाएंगे, एक्शन और रिएक्शन। माने यहाँ पे दो एक्शन रिएक्शन आएंगे। जब ए बी को हिट करेगा तब भी एक्शन रिएक्शन आएंगे। एक्शन इसके हाथ से लगेगा और रिएक्शन बी के सरफेस से लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना बहुत डीप में जरूरी है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे आते हैं, कोई आगे पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने एक को पहले हिट किया, एक आदमी 2 घंटे बाद आया उसको मारने, तो एक्शन रिएक्शन 2 घंटे बाद आ गए, ऐसा नहीं होगा। ये चीज याद रखें। दूसरी सबसे जरूरी चीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती वो याद रखें कि एक्शन रिएक्शन
ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है भाई, एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, कभी भी एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन नहीं लगते, ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसा कभी नहीं, अगर ऐसा होता कि एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग रहे होते तो कभी भी मोशन ही नहीं हो पाएगी फिर तो एक्शन रिएक्शन हमेशा टू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर ही लगते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद इसमें लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज है, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट। एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है हमेशा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। चलिए भाई, तो और अपन एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई डिटेल में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, और ये मान लो भाई अर्थ है, इसका मास है m। अब सबको पता है कि इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है mg, तो ये लगेगा m1g। तो ये एक्शन हुआ, किसने लगाया है? अर्थ ने। तो ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोर्स बदले में अर्थ के सेंटर पे लगा रही होगी m1g। अब आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटी सी है, जैसे मान लो कि भाई ये अर्थ है, इसका मास है, ये एक आपका मार्कर है छोटा सा, तो अर्थ मार्कर पर फोर्स लगा रही होगी mg, इसका मास है m। तो मार्कर भी अर्थ के सेंटर पर इतना ही फोर्स लगा रहा होगा mg, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। अब आप सोच रहे हो ये कैसे आ रहा है, देखिए भाई आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये जो g है ना, छोटा वाला g, एक्चुअल में इसको ऐसा लिखना चाहिए, g m r स्क्वायर। ये छोटे वाले g को ऐसे लिखना चाहिए, इनटू m, तो ये f। अब आपको समझ में आ जाएगा। इसको अपन स्मॉल g लिख देते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, एक पे लगने वाला नहीं है, दोनों पर। इतना ही फोर्स मार्कर पर लगे और इतना ही फोर्स अर्थ पर, तो ये दोनों पर ही फोर्स लग रहा है, अर्थ के सेंटर पे लग रहा है। अब आप सोचेंगे कि मार्कर तो नीचे गिर जाता है जब छोड़ते हैं, अर्थ ऊपर नहीं उठती, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसका मास कम होने से इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाता है, इसका मास ज्यादा होने से एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे देखते हैं अपन इसके बाद और भी एग्जाम्पल देखते हैं एक्शन रिएक्शन के। अब जैसे अभी जो हमने सबसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है भाई, यहाँ पे इसके सेंटर पर एक फोर्स ये लग रहा है mg, ये एक्शन हुआ, तो इसका रिएक्शन अर्थ के सेंटर पे जाएगा mg। अब यहाँ पे ग्राउंड से ये टच कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा, तो अर्थ पर एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रहा हो। नॉर्मल रिएक्शन एक्शन है तो ये रिएक्शन भी नॉर्मल है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है तो उसका ये, तो यहाँ पे दो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल नहीं रही तो एन mg के इक्वल है, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अच्छे से ध्यान रखें भाई, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो ध्यान से इस चीज को याद रखें कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, एन का एक्शन रिएक्शन पेयर एन होगा, mg का mg होगा। ठीक, चलिए भाई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट रखी है, आपने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया आगे की तरफ 100 न्यूटन से, तो ये ऑब्जेक्ट भी आपको पीछे की तरफ पुश करेगी 100 न्यूटन से। ठीक है भाई, ये मान लो एक सरफेस है, आपने इस पे एक बॉल से हिट किया, बॉल यहाँ जाके टकराई, मान लो बॉल ने इस सरफेस पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन, तो इस बॉल पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगेगा 100 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे? इक्वल एंड अपोजिट। तो हमेशा हर जगह एक्शन रिएक्शन, मतलब इसका मतलब है जो सबसे शुरू में बात अपन ने की थी कि फोर्स हमेशा किस में होता है भाई? पेयर में होता है। माने हमेशा जो है दो फोर्स जनरेट होंगे, एक फोर्स कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको और अच्छे से समझ लेते हैं अपन भाई, और थोड़े एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कुछ आसान एग्जाम्पल। ये चार्ज है Q1, चार्ज है Q2, ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, कितने फोर्स से? K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो ये इस तरफ रिपेल करेगा K Q1 Q2। तो अब देख सकते हैं फोर्स का अमाउंट इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है,
तो फोर्स हमेशा टू बॉडी इंटरेक्शन है, दो लोगों के इंटरेक्शन से फोर्स डेवलप होता है, और दोनों पर कैसा लगता है, इक्वल एंड अपोजिट। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी चले एक नहीं चले, लेकिन फोर्स दोनों पर इक्वल लग रहा होगा। ठीक है भाई, चलना ना चलना बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, वहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। तो हो सकता है एक बॉडी चल जाए एक नहीं चले। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए, आपके हाथ में एक स्टोन है, आपने इस स्टोन को ऐसा फेंक दिया और आपने फोर्स लगाया एफ, तो आपके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स एफ लगेगा, लेकिन ग्राउंड में फ्रिक्शन होने के कारण आप पीछे नहीं जा पाते। अगर आप कोई आप ऐसी जगह खड़े हों जहाँ फ्रिक्शन नहीं है और आप किसी चीज़ को फेंकें तो आप पीछे चले जाएंगे। जैसे आप अगर स्पेस में हैं, ठीक है भाई, अगर आप स्पेस में हैं और वहाँ पे आप एक पेंसिल फेंक दें, पेंसिल, छोटी सी पेंसिल लिखने वाली, ये पेंसिल, इसको फेंक दें आगे की तरफ, तो आप पीछे की तरफ चले जाएं। इवन ऐसी जगहों पर आप कुछ भी थोड़ा सा भी कोई एक्शन करें, जैसे एयर को पुश करें इस तरफ, तो आप इस तरफ चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के मिल सकते हैं। इनको ध्यान से अच्छे से समझना है भाई, जितने पॉइंट्स हमने बताए उनको आप अपन न्यूमेरिकल में इसका यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल करने के पहले अपन कुछ ज़रूरी चीज़ें सीखेंगे जो आपको आगे के वीडियो में मिलती रहेंगी। ये FBD क्या होता है ये सीखेंगे, इसके पहले सीखेंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है भाई, और टेंशन क्या है। ये सारी चीज़ें पर अपन जो है डिटेल डिस्कस आगे के वीडियो में करेंगे।